बैठ जाओ। तब तक बच्चों को क्या क्या पढ़ा था रिवाइज कराओ अपना, जरा पूछे भाई तुम लोगों से, याद है? गुड। बताओ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कितने केसेस थे? कौन कौन से थे? केशव नंदा भारती, और केशव नंदा भारती में हेड क्या हुआ था सबसे पहले? उसमें सरकार जीती थी, ये लिखोगे? सीनियर जज की जगह, मेरा थोड़ा ठीक बता रही हूँ। ऐसे नहीं, सीक्वेंस में कौन बताएगा? सीक्वेंस में क्यों भाई बताओ, सीक्वेंस में बताओ तो बात बने। देखना पड़ेगा। अच्छा, जजेस रिमूवल कमेटी के बारे में बताओ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे हटाए जाते हैं? और कितने लोगों का बहुमत चाहिए? 2/3। वो भी जो प्रेजेंट हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में पहला केस क्या कहता था बताओ? हाँ, क्या बाध्यकारी नहीं है? परामर्श बाध्यकारी नहीं है। चलो ठीक है। और कुछ कहता था सुप्रीम कोर्ट जजेस केस? चलो भाई, देख लिया कितना रिवाइज करके आया, बट है ना? कल आपको स्टार्टिंग से मैंने एक चीज़ बताई थी, आपने नोटिस करी होगी कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बताया था सिस्टम आगे बच्चों। कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिफाइन किया था, इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो बस एक पीपीटी और हो ही जाए, टेंशन ऊपर नहीं। ये अपनी फाइल नहीं, सोचो अपनी फाइल। ठीक है, अनसपोर्टेड टाइटल। समझ नहीं आ रहा बच्चों, समझ नहीं आ रहा तो ऐसा होता है बिना अनसपोर्टेड फाइल टाइप। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, फिर शुरू करते हैं। नहीं है बाकी कोई आंसर लेके लाया हो तो आंसर चेक करने के लिए जमा कर सकते हैं। अभी कल वाले आंसर आपके नहीं दिए मैंने, कर दिए थे जमा आप लोगों ने आंसर। गुड। दोबारा ले आए हो लिख के? सही करा। बड़ा हैरत की बात। चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना? और आप लोग
लोग जल्दी आ गए, ये देख के अच्छा लगा कि टाइम से पहले आ जाते हो। गुड, बैठ जाओ। अरे ठीक है, चलो भाई पहले कल का आपका रिवीजन करा देता हूँ मैं 2-4 मिनट, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो जो बच्चे आज आए या सिर्फ आज से ज्वाइन किया उनको अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना। ठीक है, वैसे नया टॉपिक भी है हाई कोर्ट, उसके बाद हम लोग और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कलर ना दिखे बता देना, इसे ब्लैक ले लूंगा, नहीं दिख रहा होगा। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भारत के अंदर न्यायपालिका के 3 स्तर, इसे बोलते हैं पिरामिड। सबसे नीचे आता है जिला न्यायालय, इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। उसके बाद मध्य में आता है हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप कोई केस करते हैं बच्चों, या किसी भी पुलिस चौकी पर कोई केस फाइल होता है, तो ये नियम है कि सबसे पहले वो सबसे निचली अदालत में फाइल होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा। आर्टिकल 131 भी यही कहता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। पहले आप इस कोर्ट में आओ, यहाँ से अपील करो तो इसमें जा सकते हो, उच्च न्यायालय में। यहाँ से भी आप फेल हो जाओ तो उसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन आमतौर पर सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर, यानी कि राजस्व वाले या आपराधिक वाले मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना। कई मैटर्स में हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये आपको बताया था। दूसरी चीज ये बताई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई विधि लॉ की व्याख्या करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आर्टिकल 21 में आज से है राइट टू चूज, यानी किसी को भी शादी के लिए चयन करने का अधिकार, तो जो बात सुप्रीम कोर्ट कह देगी वही बात किस पे लागू हो जाएगी? सभी हाई कोर्ट पे, और साथ ही साथ में सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। बच्चों ये बात याद रखना, इंडिया में यही सिस्टम चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको नोट कराया था कि ऊपर वाले कोर्ट से नीचे तक के लिए कौन सा आता है? आर्टिकल 141, आपने नोट करा होगा। सुप्रीम कोर्ट की क्यों माने? आर्टिकल 129, इट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, आगे ये लिखा था आपने कल। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा बच्चों। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जिसका जो कहाँ होगा तो बताओ। अब इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, काफी क्वेश्चंस भी आएंगे। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में ही है, उसको बॉम्बे क्यों नहीं शिफ्ट कर देते, या फिर उसको उत्तर प्रदेश क्यों नहीं ले आते सुप्रीम कोर्ट को? कभी सोचा है? अच्छा, क्या ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट को हम शिफ्ट कर सकते हैं? क्या लगता है? अश्मित को तो पता है उत्तर, बाकी बच्चों क्या लगता है? दिल्ली में ही रखें सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ ना ले आए पीलीभीत में? लाया जा सकता है? तो सर उसका उत्तर है यस। याद रखना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग कहाँ लोकेटेड है, फर्क इससे पड़ता है कि वो फंक्शन क्या करती है। बात आ गई समझ में? तो कभी कंफ्यूज मत होना अगर सुप्रीम कोर्ट का प्लेस चेंज करना चाहें। और दूसरा सवाल, क्या ये भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो पीलीभीत आ जाए, बिल्डिंग वहीं छोड़ दें, और आज वो पीलीभीत में बैठ के सारे फैसले सुनाए? क्या ये संभव? क्या लगता है, बताओ क्या लगता है आयशा? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जजेस हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं भैया ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, उनका मन कर जाए चलो मैं बरेली जा रहा हूँ वहीं फैसला सुनाऊंगा, तो बताओ क्या होगा? क्या सुना सकता है कोई जज अपनी कोर्ट के बाहर फैसला? क्या लगता है बच्चों आगे वाले? नहीं। तो बेटा आप बिल्कुल ही गलत है, सुना सकता है। याद रखना, ये चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कैन बी शिफ्टेड टू एनीवेयर, इवन सुप्रीम कोर्ट जजेस भी कहीं जाके जजमेंट डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा एक माहौल, यानी कि ऐसा एक केस है, उस केस के अंदर जजेस से रिक्वेस्ट करी जाती है कि जेल के अंदर आके जेल में ही जजमेंट डिलीवर करो, तो जजमेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है, सुनील बत्रा केस पढ़ना है। अब आ जाओ इस पे आगे। कुछ नहीं लेना पड़ता, खाली दोनों वकीलों से बात करनी पड़ती है, कौन सा जो डिफेंस का है और दूसरा प्रोसिक्यूशन का है, कि वकीलों से बताते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो नहीं है, तो दोनों वकीलों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि न्यायिक कार्य है। ठीक है, जजमेंट देना जज का कार्य है, उसमें कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इंटरप्शन नहीं कर सकता। अब आ जाओ दूसरी चीज, फिर मैंने आपको बताया था 124 के 1 में तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 2 के अंदर आ जाती है जजों की नियुक्ति। इस पे कल हमने जजों की नियुक्ति में क्या पढ़ा था, जरा बताओ। तो सर सबसे पहले हमने देखा था कि केशव नंदा भारती विवाद के अंदर जो 1973 में हुआ था,
इसमें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और वो केरला में काफी सारी जमीनें अपनी सरकार के अधिग्रहण में कर लेती हैं केरला एक्ट पास करके। बात आई समझ में? केरला लैंड एक्विजिशन एक्ट का नाम होता है, वो आपके लिए जरूरी है। होता क्या है, इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ता है। अनुच्छेद कौन सा इस्तेमाल होता है? 368, चाहो तो ऐड कर लेना। उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या सरकार 368 के संशोधन से कुछ भी कर सकती है। तो बेटा इस मामले में सरकार हार जाती है, सुप्रीम कोर्ट जीत जाता है। और जब हम ये केस पढ़ेंगे तो इस केस को मैं भविष्य में समझाऊंगा। मूल ढांचे का सिद्धांत निकलता है, विच इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्ट्राइन। अब मजे की बात सुनो, यहाँ पर इस फैसले में जो जज बैठते हैं उनकी संख्या होती है 7 और 6। 6 होते हैं गांधी जी की तरफ, इंदिरा गांधी जी, और 7 होते हैं सुप्रीम कोर्ट को बचाने के चक्कर में। इन 7 में से एक जज होते हैं, उनका जज का नाम होता है एसएम सिकरी। ये जो होते हैं उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल खत्म होने वाला होता है 24 अप्रैल 1973 की रात को, यानी 25 तारीख को। और ये जजमेंट भी अगर आप देखोगे तो 24 तारीख को ही आता है। तो जस्टिस सिकरी साहब ये जजमेंट देने के बाद में रिटायर होने वाले होते हैं। और भारत में नियम है कि राष्ट्रपति हो चाहे मुख्य न्यायाधीश, इनका पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहेगा। ये ऐसे पद है जो भारत में बने ही बने रहने चाहिए। तो बेटा होता क्या है कि इनकी नियुक्ति करने के लिए उस समय सिस्टम चलता था कि राष्ट्रपति जो थे, राष्ट्रपति वो क्या करते थे, सलाह लेते थे। एक तरफ होते थे प्रधानमंत्री, ये तो इंदिरा गांधी ने बाध्य कर दिया था सलाह लेने के लिए। दूसरी तरफ जाता हुआ सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश, तो ये इसको बता के जाता था, इसी को कहते थे कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है सलाह। सवाल इसी पे उठ गया था कि ये जो सलाह होती है, ये जो सलाह होती है, क्या ये सलाह बाध्यकारी है या नहीं है? क्या लगता है आपको? ये जो सलाह है वो बाध्यकारी है या नहीं? ऐसा क्यों मामला आया था? क्योंकि मैडम ने राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो करा दी थी, उसका भी नियम था कि एक सीनियर व्यक्ति, जो आप सब में सबसे सीनियर है, मैं नियम बना दूं क्लास मॉनिटर उसी को बनाऊंगा। ऐसी सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जो जजों में सबसे वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ, उसे बनाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। उस समय 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बेटा 4थे नंबर के जज को मैडम ने बना दिया, जिनका नाम था जस्टिस A.N. रे, भारत का मुख्य न्यायाधीश। करी ना मैडम ने गलती? गलत बात है ना जब जज उपलब्ध है। तो बेटा इसी चीज से घुसाने के बाद एक व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। उस व्यक्ति का नाम था SP गुप्ता। SP गुप्ता साहब ने भारत सरकार पर केस कर दिया। और अब वर्ष कितना लिखा है? वेरी गुड, 1982 में केस कर दिया। और ये केस बन गया कि भैया जज की नियुक्ति के अंदर एक शब्द आता है, उस शब्द का मतलब है सलाह। और प्रश्न ये था, क्योंकि याद रखना सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस पहुंचता है तो एक क्वेश्चन पहुंचता है। केस का मतलब क्वेश्चन, कि क्या इस केस में ऐसा ऐसा एक सवाल उठा है, ये संभव है या नहीं। तो इस वाले केस का प्रश्न था कि ये जो सलाह है, सलाह क्या ये बाध्यकारी है राष्ट्रपति पर, आ जाओ, या राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं। ये था प्रश्न, ये बनता है सवाल। ये उठाता है SP गुप्ता बाद में कि राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह बाध्यकारी है या बाध्यकारी नहीं है। तो बड़े दुख की बात है बेटा, उस समय पर इस केस को बोला जाता था सरकार बनाम न्यायपालिका, सरकार बनाम न्यायपालिका। बड़े दुख की बात है, न्यायपालिका हार गई, सरकार जीती। ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट के समस्त जजों ने बैठ करके कि हाँ ये जो सलाह है ये बाध्यकारी नहीं है। और जैसे ही ये बात हुई बेटा, कहीं ना कहीं बैठ करके मैडम खुश हो गई। अब मैडम क्यों खुश हो गई? इंदिरा गांधी जी क्यों? सरकार को यही तो चाहिए था कि हम जो भी मुख्य न्यायाधीश बनाए, जो भी जज बनाए, वो अपनी मर्जी से बनाए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 1982 केस में ये बात कह दी कि मैडम आपकी जो सलाह है वो आप देती रहो, हम जो सलाह देंगे वो बाध्यकारी नहीं है। तो बेटा 1982 के बाद से समझो धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस भरे गए वो सिर्फ सरकार की मर्जी के होते थे। बड़ा दुख की बात है। उसके बाद में आपको मैंने दूसरा केस बताया था, ये सब कल डिस्कस हो चुका है। अच्छा शौक मत हो। दूसरा आपको जो केस बताया था वो कौन सा केस था, बताइए बच्चों, सब बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संगठन एसोसिएशन बनाम किस पर केस होता है? भारत सरकार।
और इस केस के अंदर बड़ा मजेदार चीज होती है, ये जो केस होता है 1993 का होता है। इस केस में प्रश्न ये उठाया जाता है कि न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका, यानी लेजिस्लेटिव को विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका, जुडिशरी को न्यायपालिका। आपने तो तीनों को एक ही कर दिया, क्योंकि आप कह रहे हैं ये इसकी भर्ती करेगा, तो फिर क्या गारंटी है कि ये निष्पक्ष रहेगा? जरा बता दो। सोचने की बात है। हमने जुडिशरी को आर्टिकल 12 की परिभाषा में बच्चों इसलिए डाला कि जो न्यायपालिका है वो विधि बनाने वाले से सही विधि के ऊपर नियंत्रण रख सके बनाने के लिए, और जो गलत कार्य का पालन कर रहा है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, उसको डांट डपट के सही करवाए। उदाहरण दे दूं, उदाहरण ये है कि जज जो है उसके पास कभी पुलिस की शिकायत लेके जाना, तो पुलिस कौन होती है? पुलिस ये होती है कार्यपालिका। एक जज पुलिस वाले को भगा देता है डांट के। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जजेस के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वगैरह के, वो बैठ के पुलिस वालों से सवाल कर रहे हैं तुम्हारी ड्रेस कैसी है, और दादा हो तुम तो गुंडे हो उस इलाके के, तुमने गरीब का ठेला नहीं लगाने दिया। तो ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि न्यायपालिका इससे ऊपर है, जुडिशरी को चेक करती है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो पुलिस जज से डरेगी और तुम लोग डरोगे। भाई अगर कोई भी जुर्म करने के बाद जज साहब की कोई वैल्यू ना बचे, यानी कहने का मतलब ये है कि जज साहब जो है वो किसी भी मामले में उस तरफ बैठ जाओ। कैसी पूजा तबीयत? मैसेज आया था ग्रुप, उन्होंने गलत ग्रुप में ऐड कर दिया शायद आपको, है गलत ग्रुप में ऐड हुआ, उसका चेंज कर दें आप वॉइस वाले में ऐड। कोई नहीं बेटा, देश में बिना बड़े लोग जो है वो सरकार चला के चला रहा है, ये तो छोटे चलो बैठ जाओ दीवार। तो बेटा ये चीज समझना है, यहाँ से फ्लो मत मिस करना, ठीक है? फ्लो मत मिस करना, यहाँ से देखो बैठ जाओ। मैंने आपको ये बताया कि जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव विधायिका ये सब बराबर ही हो जाएंगे तो फिर जज साहब की जरूरत ही क्या है? तो इस मामले में ये बोला गया इस मामले में ये बोला गया कि सर न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप, समझना, हस्तक्षेप अनुच्छेद 50 का उल्लंघन करता है, और अनुच्छेद 50 जो है वो संघवाद की अवधारणा को बचा के रखता है। संघवाद क्या है? संघवाद केशव नंदा भारती केस में बोला गया मूल ढांचा। संघवाद का मतलब केंद्र की जो पालिका होगी वो अलग, राज्य की पालिका अलग है, लेकिन सुप्रीम केंद्र की है। तो आप इसको आसानी से समझो कि सरकार के हस्तक्षेप को रोक दिया गया और कह दिया गया कि ये जो कंसल्टेशन वर्ड है, बाध्यकारी शब्द जो है, सलाह जो है, सलाह, वो सलाह किसकी? चीफ जस्टिस जाते हुए की, नए वाले के लिए बाध्यकारी रहेगी। यानी ध्यान से समझना कि राष्ट्रपति के पास दो लोगों की सलाह होती है जज की नियुक्ति में, एक किसकी होती है? जजों की, और एक किसकी होती है? सरकार की। तो इन्होंने क्या कहा कि जजों की सलाह बाध्यकारी रही। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस केस ने जो है वो जुडिशरी के जजों को सरकार के हस्तक्षेप से बचा लिया। बात आई समझ में? क्या ये कल रिपीट हो चुका है, बस आज मैं दोबारा और अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। अब ये बात जो है ये तो कह गए, साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक नई चीज और बना दी, जन्म हुआ कोलेजियम का। अब ये बेटा कोलेजियम क्या होता है, मजे की बात सुनना, इसको जानने की क्यूरियोसिटी हो गई राष्ट्रपति में, क्योंकि नियुक्ति करनी किसे थी? क्योंकि नियुक्ति करनी किसे थी बताओ? आ जाओ बेटा, नए नए बच्चों, तुम ऐसे टाइम पे आए हो जब ऑलरेडी काजोल की शादी हो चुकी शाहरुख खान से। अब तुम कहोगे मामा के बेटे से शादी कैसे हो गई? पिक्चर नहीं समझ आएगी ना तुम्हें, बिकॉज यू आर द लास्ट अमंग द लीस्ट। समझ गए? हाँ, नहीं दोबारा नहीं समझा सकते ना स्टोरी, क्योंकि 8 दिन 15 दिन लगते हैं, 30,000 रुपए बन जाते हैं। चलो ठीक है, चलो भाई इधर देखो, अब बातें मत करो, बहन तू सही है वो सही हो जाएगी, इधर देखो। अरे यही बातें होती है, घूम फिर के और कौन सी बातें होती हैं? और सुना कैसा है, कैसी, इसके अलावा क्या बातें करते हो? ये थोड़ी ना कहते हो कि इस बार फिस्कल डेफिसिट में इतना प्रतिशत घाटा हो गया, मेरा तो मोबाइल भी नहीं चल पा रहा, टैरिफ महंगा हो गया। ये सब बातें थोड़ी करते, ये सब बातें दिल्ली में सुनाई देती। चल अब आ जाओ। तो राष्ट्रपति साहब ही तो नियुक्ति करते हैं जजों की। तो राष्ट्रपति साहब ने कहा पहले मुझे ही पता चल जाए ये कोलेजियम है ही क्या। अगर मुझे ही कोलेजियम नहीं पता होगा तो मैं नियुक्ति कैसे करूंगा? तो बेटा बात है 1996 की। उस समय राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, और के.आर. नारायणन साहब ने किसका प्रयोग करा? अनुच्छेद 143 का,
जिसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। याद रहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा प्रश्न पूछा गया बाध्यकारी नहीं है, बताए तो बताए, नहीं माने तो नहीं बताए। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया अरे भैया ये तो बता दो ये कॉलेजियम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम जो बताया वो याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती करने के लिए 1+4, ये एक कौन रहेगा, CJ हाई। बेटा बैठ जाओ, बातें मत करो। हाई कोर्ट के जज की 1 और ये एक कौन रहेगा, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट वाला CJI। बेटा इसे मिला के कॉलेजियम बनेगा 5 का, इसे 3 का। ऐसे भर्ती होती है हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। बात आ गई समझ? इसमें चीफ जस्टिस का बैठना अनिवार्य है। हाई कोर्ट के में क्या करते हैं कि चीफ जस्टिस इंडिया रहते हैं, उसके अलावा 2 के अंदर एक हाई कोर्ट का जज ले लेते हैं। नहीं उपलब्ध होता है, पहली बात तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की डिमांड करते हैं, वरना फिर हाई कोर्ट के जजेस को बैठा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठता है, उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं। समझ गए? तो ये जो है इसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। लेकिन इसमें एक बुराई है, इसमें ये बुराई है कि बेटा यहाँ पर मुझे ये सबके सब जो है वो सबके सब दिख रहे हैं न्यायपालिका। ठीक है, अब मैं चोर के भाइयों को जज बना के बैठा दूं और कहूं अपने भैया को सजाए मौत दे दो, चोरी की मिलेगी? तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे अनन्या पांडे परेशान है, बोले अरे इसे तो कुछ आता ही नहीं, उसकी स्पेशलिटी इतनी है कि वो जीभ से अपनी नाक टच कर लेती है। ठीक है, आ जाओ बेटा आ जाओ, जाओ अब जाओ। ऐसा भी हो जाता है, वायरल है नहीं देखा तो। ठीक है, तो समझो जैसे आपने सुना होगा भाई भतीजावाद, आ जाओ सरनाम जल्दी आओ। भाई भतीजावाद सुना है? इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक और वर्ड बड़ा, वेरी गुड। ये जो नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हम मिश्रा हैं, सब मिश्रा ही भल्ले क्लास में, तो ये नेपोटिज्म हो जाए, पंडित पंडित राजपूत राजपूत, समझ गए? तो बेटा ये जो भाई भतीजावाद चलता है, हाँ हाँ ठीक ठीक, ये जो भाई भतीजावाद चलता है सुप्रीम कोर्ट में यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति ये पैनल करवा रहा है और इस पैनल में कौन बैठ रहे हैं? जजेस। साथ ही साथ इनकी सलाह किस पर बाध्यकारी हो गई है? राष्ट्रपति पर। अब ले राष्ट्रपति तू कर ले कुछ भी, क्योंकि जिसको हम जज बनाना चाहेंगे वो बनेगा। सर उदाहरण दे दो, उदाहरण। वर्तमान समय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके पापा भी एक समय पे इस भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, आदरणीय YV चंद्रचूड़ जी। मैं उनकी गुणवत्ता पे प्रश्न नहीं उठा रहा कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी, ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। 1980 का मिलेरवा मिल केस हो चाहे तमाम केसेस हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं 0.1% ये आगामी संदिग्धता उठाता है कि जज का बेटा जज बनेगा। ऐसे 1-2 उदाहरण और भी है, सर्च कर। ठीक है, ये याद रखना। तो खैर जब ये मामला बना कॉलेजियम का तो KR नारायणन जी को बता दिया, तभी अचानक 2014 में आती है नमो सरकार। ठीक है, और नमो सरकार सीधे कहती है कि देखो ये जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका, इसके पास 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। पता है क्यों? क्योंकि ये सब भाई भतीजावाद करके बैठे हुए, इन्हें कुछ नहीं आता। तो फिलहाल सरकार की मंशा थी कि हम जजों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करेंगे। मैंने पढ़ाया था आपको, वही रिवाइज करा रहा हूँ। तो इसके लिए सरकार ने संविधान में कौन सा संशोधन करा? कब करा सर? जब सरकार आई। और सुनो ध्यान से, इसके अंदर बना दिया 6 सदस्यों का पैनल, 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, ये 6 सदस्यों का भी वर्गीकरण कर दिया। इसमें 3 होंगे न्यायिक और 3 कैसे होंगे? गैर न्यायिक, जिनका बैकग्राउंड न्यायिक नहीं है। इसमें कौन कौन होंगे? CJI, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इधर ध्यान से देखना, ये इसमें होंगे भारत के विधि मंत्री और X और Y। अब ये जो X और Y है, इनकी नियुक्ति का भी खेल समझ लेना। इनके लिए फिर पैनल बनेगा। कौन कौन बैठेगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब सर मुझे ये दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी सरकार ने सीधे सीधे न्यायपालिका में फिर से हस्तक्षेप कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये, आ जाओ, ये दोनों जो चाहेंगे इनको दे दी थी वीटो शक्तियां। कौन सी शक्तियां? मतलब इन दोनों लोगों की, जिनका कुछ नहीं पता, जो कोई भी हो सकते हैं, इनकी नियुक्ति ये 3 लोग करेंगे। और कितने वर्ष के लिए करेंगे? 3 साल के लिए इन लोगों को। और अगर ये 4 लोग मिलकर कह रहे हैं कि अभिषेक को बना दो चीफ जस्टिस, और ये दोनों कह रहे हैं ना
तो अभिषेक बेचारे 4 वोट लेने के बाद 6 में से भी चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, ये दुख है। तो बेटा जब ये पूरा मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की कुछ तो हस्ती होती है, क्यों? क्योंकि वो दोबारा पहुंच गए चौथा केस लेके, और फिर उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में चैलेंज कर दिया उन्होंने 2014 में 99वां संविधान संशोधन, और बोला सर ये वही गलती हो रही है जो पहले हुई थी। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका अलग कार्यपालिका अलग, ना ये इसमें हस्तक्षेप करेगा ना ये इसमें करेगा। जब दोनों ने एक दूसरे में हस्तक्षेप करने की कसमी खाली रखी है तो फिर इसको करते हैं नल एंड वॉइड। और एनजेएसी आयोग जो बना था, जो अभी आपने समझा 6 सदस्य का, वो 2015 में खत्म कर दिया गया, ये कहानी। लेकिन आपको वो आयोग याद रखना है, जरूरी नहीं वो मिट गया उसमें प्रश्न नहीं आए, इंटरव्यू में भी आता है, मेंस में भी आता है। इसकी कहानी खत्म मतलब एनजेएसी इसलिए खत्म कर दी, ये केस लिखा है, पढ़ो। एनजेएसी की कहानी का रिवीजन, बच्चे मासूम है, घर जाके नहीं पढ़ पाते हैं, कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड, ए को पी पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं सर हमारी पिक्चर आएगी तारे जमीन पर, तो इसलिए मेरा कर्तव्य है। चलो ये देख लिया था कल, खैर अब उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसको देख लो। अब आपको मैंने 1-2 चीजें और बतानी है, वो नोट कर लेना। जज को आखिर हटाया ही क्यों जाता है? तो जज को तब हटाया जाता है जब वो असक्षम हो जाता है, यानी इनकैपेसिटी हो जाती है, बीमार हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, काम करने में असक्षम है। और दूसरा संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या तो संविधान का उल्लंघन कर दे या इनकैपेसिटी हो जाए, अब कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। सर कौन हटाएगा? सर अभी बताते हैं कौन हटाएगा। ठीक, ये दोनों कारण है रिमूवल ऑफ जजेस। और बेटा इन्हें हटाने के लिए कल प्रोसेस बताई थी, तो याद रखिएगा इन्हें हटाने के लिए प्रोसेस क्या लगती है? सर लोकसभा में कितने सदस्य, राज्यसभा में, ये दोनों ये सब ले जाके जो प्रस्ताव बनाएंगे, ये प्रस्ताव किसके समक्ष देंगे? लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति। अगर इसने कह दिया यस, इसने कह दिया यस तो सही है, अगर नो कह दिया तो प्रस्ताव यहीं पे खत्म। उसके बाद इनके यस कहने से कुछ नहीं होता, फिर बनेगा जजेस इंक्वायरी समिति, जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत आती है 1903 जजों का पैनल बन जाएगा। ठीक, किस किस का पैनल बनेगा बताओ? ठीक, सीजीआई, जज साहब और इमिनेंट जूरीज। में एक चीज और याद रखना, इन्हें रिमूव करने के लिए जो पैनल बनता है उस पैनल में सीजीआई बैठेंगे, नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट भी बैठ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये पैनल कुल मिला के जो मैंने लिखवाया है वही नोट रखना। उसके बाद में इधर आ जाओ, इनका जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट वो किसके समक्ष रख दी जाएगी? संसद के समक्ष। उस पर कौन सी वोटिंग होगी? 2/3 प्रेजेंट एंड वेटिंग या फिर पूर्ण। सर उसके बाद बहस चर्चा होने के बाद जज साहब जो है वो हो जाएंगे रिमूव। नहीं, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन और बचता है, विच इज कॉल्ड आर्टिकल 13(2) का जुडिशियल। ये पूरी प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए, रिवीजन हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, जिसने नहीं लिखा कोई बात नहीं, बच्चे से मांग लेना। चलो भाई, अब आज का टॉपिक जो शुरू करते हैं, ये जो टॉपिक है सबसे इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है हाई कोर्ट। डालो हेडिंग, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से तुलनात्मक अध्ययन करके साथ में चलूंगा। जज की उम्र कितनी चाहिए, हटाने की प्रोसीजर, जो तुलनात्मक चार्ट बनेगा उससे तुम्हारा दोनों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले लिखो, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एक ही लाइन लिखनी है, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत ये पिरामिड बनता है। इस पिरामिड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना लो और उसके बाद हाई कोर्ट बना लो, सुप्रीम कोर्ट खाली छोड़ दो। तो याद रखना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट पहले बोलते थे। कोलिजन जो वर्तमान में बचा हुआ है, क्योंकि सरकार ने अपनी इरादा पीछे ले लिया और वर्तमान में कोलिजन चल रहा था, वही वजह। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सिंपल आंसर। चलो बेटा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट। तो ध्यान से समझना, पूरे भारत की अगर हम बात करें
तो पूरे भारत के अंदर ये ध्यान रखना, हर राज्य का डेवलपमेंट करना होता है, हर राज्य का विकास करना होता है। विकास करने के लिए, विधि बनाने के लिए तो सरकार है, लेकिन हर राज्य में अपराध भी तो होता है, हर राज्य के नियम अलग होते हैं। जैसे ये बताओ, क्या अपने पीलीभीत में जनजाति रहती है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर उत्तराखंड के बॉर्डर पे रहती है थारू, लेकिन अब वो वैसी वाली जनजाति नहीं है जो मध्य प्रदेश में रहती है, छत्तीसगढ़ में रहती है, राजस्थान में रहती है। तो बेटा इस तरीके की जनजाति, और कुछ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ भी रहती है। तो इस तरीके की जो जनजाति भारत में पाई जाती है, क्या उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट सक्षम है नियम बनाने में? सर कैसे बना लेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर रहने वाले जजेस जो है वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के होंगे, उन्हें तो कुछ पता नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियों की क्या जरूरत है। तो बेटा हमने क्या करा, आपराधिक मामलों से निपटने के लिए हर राज्य को ना कि सिर्फ सरकार बनाने की शक्ति दी, हर आपराधिक मामले से निपटने के लिए अपना हाई कोर्ट भी दे दिया। कोई डाउट? कोई डाउट? अब सुनना ध्यान से, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की कितनी संख्या है? 1। हाई कोर्ट कितने हैं? तो सर 25। लेकिन सर भारत में जो राज्य हैं वो 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो ये 25 कैसे काम को संभाल लेंगे? तो बेटा इस 25 का काम संभालने के लिए आर्टिकल लिखो 214 और उसके आगे लिखो 7वां संविधान संशोधन 1956। डालो हेड, लिखो आर्टिकल 214 और संविधान संशोधन का नाम लिखो 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया था। सही सोच रहे हो? हाँ नहीं मुझे पता ही, सोच रहे लिखा बेटा, देखो 214 अनुच्छेद कहता है कि भारत में हर राज्य के पास में, ठीक है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी एवं एक उच्च न्यायालय एक से ज्यादा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी हो सकता है। जैसे राज्यपाल होता है, उत्तर प्रदेश का एक राज्यपाल है, उसे आपातकाल या अन्य स्थितियों में 2 राज्यों का बना दो। ऐसे ही नियम है कि एक हाई कोर्ट जो है वो 2 राज्यों का भी काम देख सकता है। मान लो यूपी का इलाहाबाद है, अगर बिहार का कोई हाई कोर्ट पटना में ना होता तो इलाहाबाद बिहार को भी देख लेता, यूपी को भी देख लेता। सर वर्तमान में कोई ऐसा हाई कोर्ट है? कई है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, लिख लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, लिख लो वर्तमान में एग्जाम्पल लिख लो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, बता दे रहा हूं मैं, लिख लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सर ये किसे किसे देखता है? सर ये देखता है पंजाब को, ये देखता है हरियाणा को। सर ये दोनों तो राज्य हैं, राज्य, और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश को देखता है, चंडीगढ़ को। ठीक लिखा? तो भैया आपको समझ आ गया कि आर्टिकल 214 में ये लिखा है कि एक हाई कोर्ट जो है वो एक से ज्यादा राज्य केंद्र शासित को देख लेगा। अब आर्टिकल 214 कहीं भी आ जाए कोई दिक्कत तो नहीं हो, क्योंकि यूपीएससी बड़ा स्मार्ट है। ऊपर लिखेगा हाई कोर्ट, नीचे लिखेगा देयर कुड बी वन हाई कोर्ट हु कैन लुक अपॉन वन और मोर स्टेट। तो तुम कहोगे हाँ, उसके नीचे लिख देगा हु कैन लुक अपॉन यूटीज आल्सो। हाँ, तो याद रखना एक राज्य का एक हाई कोर्ट हो सकता है, परंतु एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को भी देख सकता है। उदाहरण के रूप में लिख दिया ये, आपको जान के ताज्जुब होगा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये द्वीप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है। इसके हाई कोर्ट की न्याय क्षेत्र पता है या कौन सा हाई कोर्ट इसे देखता है? कलकत्ता देखता है। तो ये ध्यान रखना कि एक हाई कोर्ट को हम कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या एक से ज्यादा राज्य या एक से ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश दे सकते। सर ये अधिकार तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए कि वो भी एक से ज्यादा राज्य और एक से ज्यादा केंद्र शासित को देखे। अरे बेवकूफों, सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी मिला हुआ है, क्योंकि वो किसका कोर्ट है? पूरे भारत का। तो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी खेलेगा, बहुत आसान चीज है, लेकिन सोचने की क्षमता बदलता है। अब क्या लिख देगा ऊपर? क्वेश्चन आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा पे लागू होता है। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? बिल्कुल होता होगा। नीचे एक ऑप्शन होगा कि ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो तुम्हें ऑल वाले पे टिक मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत का ऑलरेडी एक ही है। उसके लिए तो पूरा इंडिया में जहां जहां जितने भी क्षेत्र है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सबको देखना है। बिल्कुल समझ गए? कोई डाउट? सर सबसे पुराना हाई कोर्ट बता दो सर, वहां जाकर के बिल्डिंग नहीं बनाएंगे सर, ठेका लेंगे, पैसा ही पैसा होगा। चलो भैया
पहले तो जरा इसको देख लो, इस समय वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, ये सब बता देते हैं, लेकिन ये कोई नोट नहीं कराता। नोट करो, बेंच भी है 15, लिखो 25 हाई कोर्ट की 15 बेंच। कैसे? अभ्युदय लखनऊ की शाखा 75 जिले। समझो, इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ से दूर है 400 साढ़े 400 किलोमीटर। हमने क्या करा, लखनऊ में एक बेंच बना दी, उसको भी हाई कोर्ट बोलेंगे, लेकिन मेन हाई कोर्ट कौन सा है, इलाहाबाद वाला। ये उसका एक छोटा भाई हो गया, एक बेंच हो गई जो सर्विस संबंधी मामले, जमीन जायदाद के संबंधित मामले आप लखनऊ में जाके फाइल कर दो, लेकिन आपराधिक मामले जो बड़े होंगे, अपील होगी, वो सब प्रयागराज ही होगी। क्यों? क्योंकि मेन हाई कोर्ट क्या है, प्रयागराज, ये उसका बेंच है। ऐसी सर और जगह है, मुंबई में तो 4-4 बेंच। मतलब तो ये जो प्रयागराज वाले हैं दबा के रखते हैं छोटे भाई। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करने भी नहीं देंगे ना। चलो, हाई कोर्ट की बात कर रहा ना? अच्छा, तो चलो बेटा, हाई कोर्ट ये रही है, देखो। अब इसमें से आप अपने राज्य का हाई कोर्ट देख लो और याद रखना कौन से राज्य में रहते हो तुम। अब यहाँ 2 लिखे हैं, तो बच्चे कहेंगे सर 2 हाई कोर्ट, हाँ, लेकिन मेन कौन सा है, प्रयागराज। ये क्या है, बेंच। क्या है, बेंच। वकीलों की हर शनिवार को पीलीभीत कचहरी में हड़ताल होती, पता क्यों? वो कह रहे हैं एक बेंच लखनऊ तो बना दी, लेकिन लखनऊ अभी भी दूर पड़ता है, एक बेंच बना दो मेरठ। मेरठ की डिमांड करते हैं, एक बेंच मेरठ ले आओ। क्यों ले आओ? क्योंकि गाजियाबाद नोएडा वालों के लिए प्रयागराज पता है कितनी दूर पड़ता है, लखनऊ भी दूर पड़ता है, तो वो चाह रहे हैं मेरठ में लपक के पहुंच जाए, सारा काम करा लें और वापस आ जाए। तो इस पर कम से कम 10 साल से अभी तक हड़ताल चल रही है, लेकिन बेंच नहीं बनी है। तो उसमें क्या है, राइट टू स्ट्राइक तो सभी का है बेटा, ये याद रखना। और देखो ये बना भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक है, तो वो पूरे इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन देखता है। ले लो भैया, ये देख लो, सबसे पुराने कोर्ट की अगर बात करें तो नाम लिख लो, कलकत्ता हाई कोर्ट। 1861 तक सब बन गए थे, लेकिन संचालन 1862 से शुरू हुआ। पहले 3 कोर्ट याद रख लो, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, एक ही वर्ष में बने। वेरी गुड, प्रेसिडेंसी लिख लो। 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास का हाई कोर्ट का जन्म हुआ। और देखो बगल में लिखा भी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार आइलैंड को भी देखता है, पश्चिम बंगाल को भी देखता है। बंबई का हाई कोर्ट किसे देखता है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन सबको भी बंबई हाई कोर्ट देखता है। बेटा अगर आपको लग रहा है कि ये सब क्यों दिखा रहे हैं, तो इनमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनमें बेंच का नाम पूछा है, न्याय क्षेत्र पूछा है, तो आपको ये रटना ही पड़ेगा पर्टिकुलर। हाँ, अभी सिर्फ आप टीम के नाम लिख लो, पूरी टेबल के मत लिखिए, यहाँ तक लिख लीजिए, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये 3 लिख लो बस। मद्रास का वर्तमान नाम चेन्नई है, इसकी एक बेंच मदुरई में भी है ना। चेन्नई वगैरह में तो आपकी एक साइड निकली थी ना, सिंधु घाटी का अटल जी किला वगैरह, ये सब तो यहीं पे है। और बाकी चेन्नई में वो जाते थे अपना टूर दिखाने, वहाँ पर जाकर के कैंपिंग करते थे। कैंपिंग तो जो रात मिली उससे पता चला कि यहाँ से ट्रेवल करते थे ड्यूरिंग द विंटर्स। चलो, है ना, ये चीज लिख लीजिए थी बेटा। आपका प्रयागराज वाला ये जो बना हुआ है 1866, जब जजों का इंटरव्यू होता है आयशा, तो वो लोग पता है बेसिक सवाल क्या पूछ लेते हैं, बताओ इस समय इलाहाबाद के अंदर चीफ जस्टिस कौन है। तो बच्चे के लिए दिक्कत ही आ जाती है, 25 चीफ जस्टिस तो याद नहीं होते। हर इलाहाबाद का अपना एक मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसे कहते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, परंतु हर राज्य के हाई कोर्ट का भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ताकि वो सारे नीचे के जजेस को, तो जब भी आप इंटरव्यू में जाएं और ऐसा कोई खबर अखबार में आई हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ गई या नए नियुक्त हुए, तो वो लोग बड़े क्लेवर होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, वो अखबार तो चाटते ही हैं डेली। तो बेटा फिर वो सोचते हैं तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो आदत देखना चाहते हैं कि तुम्हारी पढ़ने की हैबिट है कि नहीं। और पढ़ने की हैबिट बनी रहती है जब आप अखबार में चटपटी खबरें छोड़कर काम की खबर पढ़ो, है ना। ले उड़ा पड़ोसन को, ये सब खबरें जो है वो सही नहीं है देश के लिए। हाँ, यही सब खबरें निकलती हैं बेटा, तो ये चीज लिख ली। हाँ, औरंगाबाद है जो आप पढ़ के कह रहे हो, बड़े आगे नागपुर, पनाजी, औरंगाबाद छोड़ ये, ठीक है बेटा। पहले आपको जान के ताज्जुब होगा, करीब करीब 29 थे, 29 हाई कोर्ट थे, लेकिन इनकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हटा दिया, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली छोड़ दी। कल को उत्तर प्रदेश बिहार को एक करके बन जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तो भैया बिहार के अंदर हाई कोर्ट थोड़ी ना रहेगा, तो फिर तो वो अपना चलाएंगे उत्तर प्रदेश में।
तो ऐसे करके हाई कोर्ट की संख्या बढ़ घट सकती है। ये पुरानी लिस्ट है, इस लिस्ट को नहीं पढ़ना, नई लिस्ट को पढ़ना, ठीक है। अब ये देख लो जरा, बेंच की परिभाषा पढ़ लो एक बार, इसको पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ो। कैसे हो कृष्णा? अभी तो ले। हाई कोर्ट बेंच हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का समूह होता है जो 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए अक्सर हाई कोर्ट की स्थायी सीट से दूर, मतलब इलाहाबाद से दूर लखनऊ में एक विशेष स्थान पर सब बैठ जाते हैं, जिसे बेंच शब्द कहते हैं। कल को हो सकता है यूपीएससी से बेंच शब्द को डिफाइन करके क्वेश्चन में डाल दे। यूपीएससी ऐसा करती है, वो चाहती है एक बार गूगल करके कम से कम परिभाषा ही पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो बेटा डेफिनेशन डाल देती है। याद रखिएगा, बेंचों का ऐतिहासिक आधार रहा है। बेंच अक्सर ऊंची डेस्क, इसको क्यों बेंच बोलते हैं? क्योंकि जज एक ऊंची डेस्क पे बैठता है तो उसको प्राचीन समय से बेंच बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आज भी जज का जो पोडियम वगैरह सब होगा देखोगे आप तो ऊपर होता है, ठीक है। मनुस्मृति में भी अक्सर जिक्र है इन चीजों का, तो ये आपको लिखना नहीं था, इसे पढ़ना था। अब देखो ये हेडिंग, ये बेसिक चीजें लिख के आपको बतानी थी मुझे। 214 से 231 तक हाई कोर्ट का जिक्र है, लिख लो। अनुच्छेद 214 से 231 तक भारतीय संविधान के, ठीक है, लिख लो। भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट का जिक्र है, या हाई कोर्ट के, ठीक है, कह सकते हो आप कि हाई कोर्ट की स्थापना, संविधान, शक्तियों के बारे में बताया, ठीक है। आर्टिकल 214 टू 231 टॉक्स अबाउट दी हाई कोर्ट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, पावर्स एंड दी फंक्शंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट को लेके कौन सा संवैधानिक संशोधन अभी पढ़ा है हम लोगों ने? 7वां, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना। कब हुआ था? 1956 में। लिख लिया? अरे ये तो उतारना थोड़ी है। चलो ये हो गया, भाग 6 में है, लिख लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसको आप देखो, आपको इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का नक्शा दिख रहा होगा, सिर्फ यूपी के लिए सर्कल मैंने कर दिया है। क्यों करा ऐसा चरण? वो इसलिए करा, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही क्या करेगा? जजमेंट देगा। यानी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का, किसी भी प्रदेश के हाई कोर्ट का जो फैसला होता है वो किसके लिए बाध्यकारी होगा? सर सिर्फ उसी राज्य के लिए। सर इधर कहीं मान के चलो महाराष्ट्र है, इसके हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आज से आर्टिकल 21 के अंदर हर महाराष्ट्र को अधिकार है गाड़ी में 2% की छूट, ऐसे ही फर्जी, तो क्या वो इस पे लागू होगा? नहीं। क्यों हो जाएगा? तो महाराष्ट्र पे कराया ना। या महाराष्ट्र की सरकार ने बोल दिया बरसात के दिनों में अनिवार्य रहेगा अपने घर की रूफ को जो है वो आप ओपन करके रखेंगे। सर कैसे नियम बता रहे हैं? तो कहाँ लागू रहेगा? सिर्फ महाराष्ट्र में। अब आई बात समझ में? तो याद रखना कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका न्याय क्षेत्र, उनका न्याय क्षेत्र, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन, सिर्फ उसी राज्य पर चलता है, सिर्फ उसी राज्य पर चलता है। कोई डाउट? बताओ भाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि आज के बाद से 9 साल के बच्चों का भी लाइसेंस बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो ये मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा क्या? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज के बाद से बच्चों के एडमिशन की आयु 4 साल कर दी। बहुत तेज बालक पैदा हो रहे हैं, 9 साल वालों को छोड़ो, 4 साल वाले जो टिकट कंप्यूटर से भी तेज होते हैं बालक। तो क्या अब पूरे भारत में बच्चे एडमिशन 4 साल में ले पाएंगे? हाँ। ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए नियम बनाएगा। समझ गए? हाँ। अरे मैं विकेट बोलने में क्या, तो वैसा शर्ट थोड़ी भैया। आई नो डेरिवेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, लॉयर्स ज्यादा पता है। चलो बढ़े आगे। लिख लिया न्याय क्षेत्र के बारे में? चलो अब अगली चीज देख लो, ये लो लिखो, स्टेट जुडिशरी में ये हो गया, लिखवा ही दिया आपको, ठीक। ये भी हो गया प्रीवी काउंसिल का 7वां संवैधानिक संशोधन में देखो क्या लिखा हुआ है। अब आपके लिए क्विज आएगी, क्विज, ठीक है। लो दोनों में अंतर ढूंढ के दिखाओ। अखबार में निकलता है ना कि 10 अंतर ढूंढे, अंदर ढूंढ के बताओ, मजा आता है। नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, लो मैं ठीक कर दूंगा बेटा, इसमें अंतर ढूंढो, अंतर, मजा आएगा, मजा, ठीक है। आप ठीक दिख रहा? अब बताओ, इसमें आपको अंतर बताने, अंतर अगर आप अंतर बता ले गए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खत्म। अब शुरू होगा ना हाई कोर्ट, ऐसे तो सब पढ़ा देते इंटरनेट पे, 214 से लेके यहाँ तक आता है, एक हाई कोर्ट है। अब नया वाला पढ़ेगा? नहीं तुम पढ़ो, तुम तो पहले से पढ़े हुए, बताओ क्या इसमें नया है? अच्छा लो भैया हट जा,
स्मृति पढ़ो क्या लिखा? वो 4 लाइन में लिखा है। हाँ भाई बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस इन क्या 4 लाइनों में, 3 में? अरे वाह चरण, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहला अंतर है ये 4 लाइन में है, ये 3 लाइन में। गुड गुड, गजब। और इससे पता चल रहा है अभी 2047 में था आईएएस के अटेम्प्ट देना, फिर और होता कौन छोटा है कौन बड़ा, मतलब कौन साइज और बढ़िया। वाह, कोई और सर? सर कोई और अंतर सर? ये तो हमें ज्यादा डार्क लग रहा है, कम डार्क लग रहा है ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आपने थोड़ा अंतर नहीं पढ़ा लेकिन मेरे प्यारे। हाँ बताओ बताओ। क्लैप बजाओ तेज के लिए पहले तो गजब। लो मैं दिखा दे रहा हूँ, बनना कहोगे नहीं हम नहीं मान रहे तेज का पॉइंट। ये देखो बिल्कुल लिटरली लड़के ने वही बोल दिया बेटा, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन कौन कर रहा है? संसद। इसके जजों की संख्या कौन बदल रही है? संसद। लेकिन उच्च न्यायालय में कौन कर रहा है? बेटा इससे तुम एक चीज समझो, दोनों में अंतर। इसी को संघवाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर संसद के प्रति, आप बातें कर लो तुम फालतू की, जब आंसर तुमसे पूछा तो बता नहीं पाओगे, बाद में जस्टिफाई करोगे। देखो इधर 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बता रहा है कि ये किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। भारत में विधि का व्याख्या करने वाला सर्वोच्च, लेकिन नीचे जो उच्च न्यायालय है वो किसी संसद के प्रति लायबिल नहीं है। भाड़ में जाए संसद। हमारे लिए राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास करेगा, जजों की संख्या बढ़ जाएगी, जजों की संख्या कम हो जाएगी, यही यूपीएससी के प्रीलिम्स में लिख देगा। तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम क्या कर दोगे? हाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जब संसद बढ़ा घटा सकती है तो फिर हाई कोर्ट में भी कर देती होगी। इन्हीं माइन्यूट डिटेल्स पे बनता है यूपीएससी का क्वेश्चन। लिखो सकल मत देखो, लिखो 124 के तहत अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? संसद, कानून द्वारा। परंतु उच्च न्यायालय में जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी है संसद को, परंतु कोई भी हाई कोर्ट उत्तरदायी नहीं है किसी भी संसद को। ये गोल्डन पॉइंट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है संघवाद की अवधारणा से, लेकिन हाई कोर्ट को संघवाद की अवधारणा से नहीं देख सकते। इसलिए मैंने कहा कंपैरिजन जरूरी है। लिखते चलो लिखते चलो। दिस इज नॉट इन लक्ष्मीकांत, अभी उन्हें टाइम लगेगा नया अपडेट करने में। आयशा क्लियर हुआ पॉइंट? बेटा बेसिक पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन कैसे क्या करेगा। तो देखो ये भी बात ठीक कही कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा, नीचे उच्च न्यायालय के अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बस लिखा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। 25 है तो 25 होंगे, साथ में अन्य जज भी होंगे, परंतु इनकी नियुक्ति कौन करेगा हाई कोर्ट में? राष्ट्रपति। अभी देखना और चौंकोगे, तुम्हें लगेगा अरे राज्यपाल क्यों नहीं कर रहा राज्य के अंदर? जहां जहां क्वेश्चन बना है पीएम चाहे तो किसी भी राज्य में वो तो करते। हाँ ये बात तुम्हारी जो है वो ठीक है, इस बात से मैं हाँ पूछो क्वेश्चन। हाँ भाई ये हाँ पूछो। सर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि जल्दी न्याय देना प्रत्येक व्यक्ति को लिए एक मौलिक अधिकार होगा। तो सर हमारे यहाँ जब देखते हैं हम 75% केस जो है विचाराधीन पड़े हैं। ठीक है तो सर उनके जो 75% पड़े हैं सर उनके तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो हम उसकी अपील के लिए कहाँ जाए? एक बात ये भी कहता है सुप्रीम कोर्ट, आपने ये कहावत जरूर आपको पढ़नी चाहिए, बड़ा अच्छी है कि 1000 ठीक है 1000 दोषी छूट जाए परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बात पता है किसी करता है?
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, 1% भी शक की गुंजाइश ना रह जाए। ये सिद्धांत अनुच्छेद 21 की व्याख्या से ज्यादा बड़ा है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने बात की राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये हुसैन आरा खातून केस में बोली गई थी, जो कि बिहार का था 1976 में। इस केस में बोला गया था कि आपको अपना जो मामला है न्यायिक, उसको तेजी से चलवाना चाहिए और जज को जल्दी करना चाहिए, परंतु इसके सामने ये अवधारणा बड़ी ज्यादा लगती है, वही वाली जो मैंने बताई, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसलिए जुडिशरी के काम में हम इस चीज को लेकर हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, मजबूरी है, क्योंकि उसे दोनों गवाह सुनने। हालांकि जो नए नियम आए हैं उसमें फॉरेंसिक को क्यों ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि गवाह तो मर जाता है, परंतु फॉरेंसिक के जरिए जल्दी से एविडेंस होके फटाफट मामले का निस्तारण करना। समझ गए? तो इसका बैलेंस आंसर लिखना, ठीक? चलो बढ़े आगे। चलो भैया ये हो गया। इसके बाद अगली चीज लिखो। अब इन दोनों में अंतर बताओ। ये क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए टिक मार के बताओ दोनों में से कौन सी चीज सही है। बहुत कोई बहुत मजा आया। हाँ लो मैं इधर बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कौन सा आंसर देना चाहोगे, ये वाला या ये वाला? हाँ वो तो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है ना, चीफ जस्टिस। हाँ क्या होगा उत्तर बताओ। किस पे टिक मारो, इस पे या इस पे? पहले वाले, कोई दूसरा वाला? कोई दूसरा वाला? सेकंड वाला कोई नहीं है? इतने कैसे काबिल हो गए तुम लोग। बेटा अनुच्छेद 124 में क्या लिखा है, ये तुम तब सही कह सकते हो जब तुम्हारा नाम ये हो। सर अब तो बख्श दो सर, कम से कम 3 साल में आपने जूही चावला का इतना रोस्ट कराया जितना तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करा होगा। उसने कह दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का है वहां के न्यायाधीश कैसे मुझ पर जुर्माना लगा सकते हैं, मुझे इतनी देर बिठा सकते हैं। तो भैया याद रखना, ये अगर आंसर में भी आ जाए गलत होता है, सही होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, कभी उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहकर संबोधित नहीं करना। अब लोग अभी और आएगी चीजें, अभी तो क्यों परेशान हो रहे हो। याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या दिखाते हैं, संघवाद, लेकिन चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं दिखाते संघवाद, इसे अभी इतना समझ लो। चलो भैया अब नियुक्ति की बात करते हैं। लो जरा पहले नियुक्ति में मुझे बताओ कि कहां पे गलती है। देखो बड़ा मजा आएगा, फिर से समझना। अब लोगों ने 4 जजेस केस पढ़ लिए, तो अब तो तुम्हें आसानी होगी। मैंने लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज होते हैं, उनको एलिवेट करके भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? कोलेजियम। बेटा आपने अगर सिस्टम समझने की कोशिश करी हो तो समझिएगा, ये केंद्र का कोर्ट होता है। केंद्र का कोर्ट का मतलब यूनियन में होता है, ऐसे समझो आप। एक राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। इसमें से कौन करता है? प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। किसी राज्य के अंदर भी 3 चीजें हो सकती हैं। एक कौन हो सकता है? राज्यपाल, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। अब मुझे बताओ यहाँ पर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर। गवर्नर गवर्नर प्रेसिडेंट क्यों करेगा भाई? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेगा? उस राज्य का। हाँ इसीलिए क्वेश्चन मार्क बना है बच्चों, इसके नीचे आंसर लिखा है, क्योंकि बेटा ये है सिद्धांत। लिखो, कभी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। ये क्वेश्चन पे बच्चे फंसते हैं कि जरूर हाई कोर्ट का जज है तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, सभी जजों की, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। इससे पता है क्या पता चलता है? इससे ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेरिटरी। आसान कर दूं, इसका मतलब ये होता है केंद्र राज्य से मजबूत है, सीधी बात। भाई इसमें इलेक्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इलेक्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप ये भी कह सकते हो कोलेजियम तो जिंदा है, कोलेजियम। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे कई तो ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो कोलेजियम में है वो भी तो नियुक्त होकर नहीं आते कहीं से, मतलब इलेक्शन से जीत के। चलो आज अब इधर सोचो, मजा इस बात का है कि तुम लोग पॉलिटी के बारे में थिंकिंग बनाने लगे, यही चाहिए था मुझे। फिलहाल केंद्र राज्य से ज्यादा मजबूत है सर, क्योंकि हर राज्य के हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र। लड़ मत लेना केंद्र से। मणिपुर हिंसा के अंदर हाई कोर्ट के जज साहब ने कुछ बोल तो दिया था, बाद में जाकर के सरकार ने जरूर कहा होगा क्यों ऐसे बोल रहे तुम, अब बनाते तुम्हें चीफ जस्टिस, आओ तुम्हारे बात वाले बना देंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मणिपुर के अंदर जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है अभी पिछले हफ्ते, कृष्णपाल ने अगर
देखा ऑडिटोरियल, तो उसमें ये बात कही गई है कि ये करा गया कि मणिपुर में पिछड़े वर्ग के जज का जो है वो सामने आकर के वो नहीं हो पा रहा था प्रतिनिधित्व, तो सीनियर जज को छोड़ के पिछड़े को बना दिया। अब पकड़े बात को, इसे कहते हैं कि केंद्र जो है वो राज्य से ज्यादा मजबूत होता है, राज्य में घुस के नियुक्ति कर दे रहा। अब समझो एक और चीज, अब और मजा आएगा, ठीक है। ये लो सारे प्रिंसिपल। तो बेटा याद रखना, जजों की उम्र कितनी होती है लिख लो। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब 65 साल की आयु तक जज बन सकते हैं। क्या मैंने ये बोला 21 साल न्यूनतम है? नहीं बेटा, अगर जज साहब 64वें साल में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 1 साल के लिए भी जज रहेंगे। अभी अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं 6 महीने रहने के लिए, संजीव खन्ना, वो सिर्फ 6 महीने के लिए आ रहा है, 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद बाय बाय कर देंगे चीफ जस्टिस, क्योंकि भैया सबसे वरिष्ठ कोई 51 साल का बनेगा तो 65 तक रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 65 तक होता है। बेटा हाई कोर्ट के जजों की आयु 62 आयु का मतलब कोर्ट के अंदर, असली आयु नहीं, ठीक है। अब ये भी लिख लो, डिस्ट्रिक्ट जज सर कब तक काम करेगा? डीजे आपके सत्र न्यायालय 60 साल, तो याद रखना 60, 62, 65। पीलीभीत में जो कोर्ट है, इसमें जो जज साहब हैं इन्हें बोला जाता था पहले निचली अदालत, तो ये निचली अदालत के जज साहब कब रिटायर होंगे? 60 पे। हाई कोर्ट के जज साहब कब रिटायर होंगे? 62 में। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कब रिटायर होंगे? 65 में। पीलीभीत से नाम बताओ ऐसे व्यक्ति का जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है। अभी मकान बना है, चले जाना, घर के बाहर बोर्ड लगा, बड़े ईमानदार आदमी है। वैसे तो उनका नाम मुसफ्फर अली है, ठीक है। उन्होंने पीलीभीत में वकालत करी, वकालत करने के बाद में एचजीएस की परीक्षा दी, एचजीएस की परीक्षा के बाद वो बने जिला एडीजे, एडीजे के बाद में प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशन और एग्जाम के बाद में वो पहुंच गए हाई कोर्ट। इतने ईमानदार हैं आज भी, मतलब कहने को ये कि उन्हें देख के लगता है कि हाई कोर्ट का जज ऐसा होना चाहिए। ना तो उनके पास अपने नाम से कोई वाहन, ना तो अपने नाम से कोई बाइक, आज भी आराम से पैदल घूमते हैं, बहुत दिनचर्या संतुलित है, नियमित खाते हैं, लेकिन लोगों से कट रहे हैं, क्योंकि जजेस के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो सोशल नहीं रह पाते ज्यादा, तो सोशल लाइफ उनकी बिल्कुल एंड है। आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं पीछे के लिए, तो मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, ठीक है जी। क्लास में एक लड़का पढ़ता है, उसके दादा है। हाँ उसके दादा है ना, आपने देखा होगा असद के, हाँ असद के, तो वो है यहाँ पर पीलीभीत में। तो आप चाहो तो बस उनके नंबर प्लेट देख लेना, और उसने उस पर लिखा है कि क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस रह चुके हैं, तो ये बड़ी बात है। बरेली में भी है एक, बरेली में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस रह चुके हैं, तो ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा, अगर ये जो आयु है उम्र, इसमें बदलाव करना हो तो कौन करेगा? सुनो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट के जजों का बदलाव कौन करेगा? संसद। सर हाई कोर्ट का बदलाव कौन करेगा? सर हाई कोर्ट की विधानसभा। फिर फंस गए, जहां क्वेश्चन मार्क बना है वहां माइंस बिछी हुई है। जजों की आयु में परिवर्तन भी सिर्फ संसद ही करेगी। अगेन फॉर्मूला, क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी हेड, यानी केंद्र राज्य से ज्यादा मजबूत है। सर काय बात का हाई कोर्ट? सर पूरा तो केंद्र ने अधिकरण कर लिया, जजों की संख्या वो बढ़ा रहे हैं, ठीक, राष्ट्रपति नियुक्ति कर दे रहे हैं। उसके बाद आयु अगर बढ़ानी है तो बेचारे हाई कोर्ट के अंदर हमारे योगी जी चाहे नहीं बढ़ा सकते, कौन बढ़ाएगा? ये भी संसद बढ़ाएगी। ये सारे क्वेश्चन है, याद रखना बेटा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आयु 65, कौन निर्धारित करेगा? पार्लियामेंट। हाई कोर्ट के जजेस की आयु 62, चेंज करनी हो कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट। ये मैं कहना चाहता 64 डिस्ट्रिक्ट की बेटा कोई दिक्कत ही नहीं चेंज करने की, ये बस एक रूल आ जाता है नियमावली, वो आयोग कर देता है, उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं करेगा डिस्ट्रिक्ट जज में ना। इसकी नियुक्ति भी जो है, इसको शपथ भी पता है कौन दिलाता है? हाई कोर्ट की किसकी नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा पूछो? हाँ प्रेसिडेंट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि इसके लिए बनाना पड़ता है लॉ, और लॉ बनाने की शक्ति किसके पास है? अब राष्ट्रपति से तुम लॉ बनवाओगे ना, गलत काम करवाओगे राष्ट्रपति से, है ना? तो समझो वो लॉ पे साइन करता है, लॉ बनाता नहीं है। चलो अगला मैंने कहा ना, लेक्चर कंटिन्यूअसली लेते रहना, लेक्चर नहीं लोगे चले जाओगे। फॉर्मूला ये है, शपथ याद रखना। शपथ कौन दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? तो शपथ यहां कौन दिलवाता होगा हाई कोर्ट के जज को? बेटा गेम चेंजिंग चीजें लिख लो। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राज्यपाल ही दिलवाता है। ये भी गेम चेंजिंग चीजें लिखो, नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल। दिमाग घूमेगा, ये न्यायपालिका है, हर कोई जज का एग्जाम नहीं दे पाता, बाकी एग्जाम आसान है, जंगल उंगल वाले और सब कांस्टेबल पुलिस आ रहे हो ये सब। हाँ तुम एक बात के 4 बातें करो। पीएम, हाँ पीए, हाँ पीएम,
कोई लिमिट नहीं। अपने यहाँ प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे इसकी कोई उम्र नहीं, न्यूनतम है, न्यूनतम तो पता ही होगी, अधिकतम कोई आयु नहीं है। उस व्हाट्सएप मैसेज पे मत जाओ कि मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, इतनी उम्र के बाद उन्हें छोड़ देना चाहिए, वो व्हाट्सएप की आदत है। बेटा ये याद रखना, शपथ कौन दिलाता है हाई कोर्ट के जज को? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? ये लिखा है स्लाइड में, लिखा है पहले ही, ताकि तुम अटको ना, ठीक है सर? स्लाइड मिलती कहाँ है सर? लो अब लिखो भैया, चलो तुम्हें ऐसे लिखवा दे रहा हूँ, ऐसे तुम्हें आनंद नहीं आ रहा ना, अब लिखने की आदत पड़ गई तुम्हारी। लिखो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? लिखो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता, ठीक है? लिखो हाई कोर्ट के जज की योग्यता, इस पे मजा आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि भैया दोनों के दोनों सीमा हैदर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हर हाल में, क्योंकि जो भारत देश का नागरिक नहीं, वो भारत के लोगों के लिए विधि बनाने का कैसे, विधि की व्याख्या करने का कैसे अधिकार रख सकता है? कैसे बता सकता है आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? वेरी गुड, मोबाइल नंबर लिखा, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी कंडीशन बड़ी मजेदार है, ये ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर नियम ये है 5 साल, कम से कम 5 वर्ष हाई कोर्ट, चाहे 1 या 2, कम से कम टोटल मिला के 5 वर्ष क्या कर चुका हो? अपना कार्यकाल कर चुका हो। यानी कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज होना कंपलसरी है। वकील वाला 10 साल। बेटा 5 वर्ष हाई कोर्ट का जज होने वाले व्यक्ति को प्रमोट करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बतौर। और तीसरे नंबर पे एंट्री होती है हमारे जैसे भैया लोगों की, जिनको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम। 10 वर्ष वकालत कर लो, 10 वर्ष एडवोकेसी कर लो हाई कोर्ट में, चाहे ये 10 वर्ष एक ही जगह कर लो, चाहे 4 जगह करके मिला के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष हो जाने चाहिए। आप सीधे बिना किसी पेपर, बिना किसी परीक्षा के कॉलेजियम प्रणाली से क्या बन जाओगे? सुप्रीम कोर्ट का जज। बात आई समझ? तभी तो मैं वकालत भी कर रहा हूँ सर, कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे सर। थोड़े दिन बाद MBBS भी करते दिख जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, बैकग्राउंड है मेरा साइंस का। चल देखो लिखा, उसके बाद चौथा पॉइंट लिख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हो सकता है। इसमें लिखो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है, ऐसी एक वर्ड होता है डिस्टिंग्विश्ड। लिखो डिस्टिंग्विश्ड, यानी अपने आप में विधि शास्त्री होना, विधि का परम ज्ञान होना, दोनों में फर्क है। डिस्टिंग्विश्ड किसी की नजर में होता है, एमिनेंट वर्ल्ड ने मान लिया होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ एमिनेंट पर्सनालिटी। डिस्टिंग्विश्ड अभी आप में से कोई नहीं बन सकता। ठीक, तो डिस्टिंग्विश्ड लिखो, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। बेटा ये भी डायरेक्ट भर्ती लेते हैं। कैसे? कोई प्रोफेसर जो NLU में पढ़ा रहा हो, राष्ट्रपति की नजर गई, बोले अरे वाह, कॉलेजियम सिस्टम ने भी कह दिया हम भी इसके नाम से सहमत हैं, तो तुम्हें कल को दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर दिख जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है, भारत में अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज इस प्रक्रिया से नहीं चुना गया। इस प्रक्रिया से चुना भी नहीं जाएगा, राजनीति है इसके पीछे, है ना? वाह, ऐसा कुछ नहीं। बेस्ट। अगला देखो, अगला हाई कोर्ट के अंदर नियम है 10 साल जज होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट अदालत के, डिस्ट्रिक्ट अदालत के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, या फिर कम से कम PCSJ जैसा कोई एग्जाम निकाल के, जो कि तुम जाहिर सी बात है जज बनोगे, या फिर तुमने 10 साल के लिए कोई विधिक ऑफिस होल्ड किया हो, जिसका मतलब होता है सरकारी वकील APO हो गए, ठीक है, एडवोकेट्स हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, इस तरीके के कोई भी सरकारी पद आपने 10 साल के लिए उनका ज्ञान लिया हो, PCSJ एग्जाम निकाला हो, 10 साल डिस्ट्रिक्ट जज बन के रहे हो, भारत के नागरिक। पर सर इसमें 3 पॉइंट है, एक आप लिखना भूल गए, विधि शास्त्री। नहीं, विधि शास्त्री वाला पॉइंट कभी भी हाई कोर्ट के जज के लिए आता ही नहीं है, ये याद रखना। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, ये याद रहेगा। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति उसी की हो सकती है जिसके ये 3 मानक पूरे हो रहे हो। अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है तो भैया सुप्रीम कोर्ट उसके लिए खुला हुआ है, है तो वो लिखना नीचे। 10 साल लीगल ऑफिस का मतलब सरकारी वकील कोई भी, उनके लिए तो रास्ता खुला है, उसी में आ जाए, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। PCSJ एग्जाम निकाला हो, लीगल ऑफिस होल्ड करा हो, या फिर 10 इयर्स की एडवोकेसी हो हाई कोर्ट में।
आप एक मूवी देखना, रवि किशन की मूवी आई है, मतलब नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कानून है या पता नहीं क्या है, उसमें देखना, उसमें ये पूरी प्रक्रिया समझाई है कि कैसे वकीलों को जो है वो हाई कोर्ट के जज पे प्रमोट किया जाता है। तो उसमें उसके बाद जजशिप आती है, तो एक लेडी लॉयर होती है, वो उससे राय लेता है, मतलब बड़ा मानता है उनको, तो कहता है कि मुझे जज बनना चाहिए या नहीं। तो वो ले जाकर के कोर्ट में बैठाती है और कहती है देख इस समय वकील ये सोच रहा है, हाँ इस पे ये नेटफ्लिक्स पे, तो उस समय वो उसको ये दिखाती है जैसे तुम लोग बैठे हो, अगर कोई जज फैसला दे रहा हो तो जज के चेहरे पर वो जो नहीं बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी भैया किसी भी तरीके की शिशकता नहीं होगी, ठीक। लेकिन जो वकील होता है वो उस जज से उसमें अंदर ही अंदर एक रहम की भीख मांग रहा होता है कि सर बेल कर दो, दूसरा वकील कह रहा होता है नहीं कर दो। तब वो लेडी महसूस कराती है कि न्याय का दर्जा, न्याय का औहदा कितना बड़ा होता है, द वन हु इज डिलीवरिंग द जजशिप इज द सुप्रीम अमंग ऑल। तो वो वेब सीरीज में बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ है, देखना ऐसी अच्छी चीजें देखा करो, है ना। अब तो काफी चीजें प्रतिबंधित है तो क्या ही करते हो, ऐसा देखा करो। मामला लीगल है। हाँ मामला लीगल है, गुड, यही वेब सीरीज है, यही वेब सीरीज है मामला लीगल, बहुत अच्छी। उसमें देखना दिल्ली के 30,000 कोर्ट के अंदर एक आदमी को बंदर बना के, लंगूर बना के, बाकी बंदरों को भगाने के लिए सत्य घटना है, उसमें वो भी दिखाया है, उसको पैसे मिलते हैं, है ना। ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख लें सर, आंखों को सुकून मिल जाएगा। ये लो ये देख लो, ठीक है। यहाँ कितने फीचर हैं? 4, उधर कितने हैं? मात्र 3। तो याद रखना उधर कौन सा वाला नहीं है? डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला, बाकी सब लिखे ना, जुडिशियल ऑफिसर, 10 ईयर वकीलों, हाई कोर्ट का 2 या 2 से ज्यादा का, सारी चीजें लिखी, ठीक है बेटा, याद रखना। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको ये और पढ़ना है, लोग पढ़ते चलो। हेडिंग डालो न्याय क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, ये लास्ट चार्ट है, इसके बाद में तुम्हें बताऊंगा न्याय सक्रियता और पीआई। देखो बेटा, न्याय क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र ओरिजिनल होता है, मूल होता है? नहीं नहीं नहीं। हाई कोर्ट का होता है? हाँ, सिर्फ सिविल के केसेस। सिविल के आगे लिख लेना जमीन संबंधी वाद, राजस्व विवाद, लिखो राजस्व विवाद। बेटा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल न्याय क्षेत्र सिविल क्रिमिनल मामले में नहीं होता, सिर्फ रिट के मामले में होता है, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में होता है। परंतु हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो होती है, आप 1 करोड़ रुपए की जमीन का विवाद सीधे हाई कोर्ट फाइल कर दो, क्योंकि नीचे के कोर्ट की रुपए के हिसाब से लिमिट तय होती है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, एसएससी वालों, एसएससी में बैठो बेटा, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आपने कल की क्लास ली थी? नहीं सर। अरे बेटा जा, बगल में ही क्लास, कोई बात नहीं। बच्चों को पता नहीं ना, मुझे लगा पुराने बच्चे, थोड़ा सा देखें एसएससी के अंदर क्या चल रहा है। देखो सामने, कोई बात नहीं बेटा, मैं कह देता हूँ कि एसएससी वालों को बता दो। अरे प्रदीप, ठीक है बेटा, एसएससी के बच्चों को दिक्कत हो रही ना, क्या है? प्रोसीजर है। मैं ये कह रहा हूँ एसएससी वाले बच्चों को बता देना, बेचारे को हम ही यहाँ बुला ले रहे हैं समझ के यूपीएससी का, ठीक है सर, उसने बताया तो साफ था। चलो लिखना, ये लिखो, लिखो ध्यान से बेटा। अब अगली चीज लिखो सर, न्यायिक क्षेत्र मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास में आप डायरेक्टली, यानी कि मौलिक अधिकार के मामले में जा सकते हो। सर ये बात कहां लिखी है? अब इधर देख लो, आर्टिकल, ठीक है। आप कोई भी 5 प्रकार की रिट लेके जा सकते हो, चाहे हाबियस कॉर्पस हो, क्यो वारंट हो, सबो सबरेटो चर्चा होगी। दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में आप ओरिजिनल तब जा सकते हो जब आप अनुच्छेद 126 के तहत एसएलपी फाइल करो। सर ये क्या होती है? विशेष लीव होती है, इसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष याचिका पत्र प्रस्तुति। इसका काम क्या होता है बेटा? अगर सुप्रीम कोर्ट में सारे रास्ते बंद हैं तो आप विधि के किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि सर इस प्रश्न पे आज तक जजमेंट आया ही नहीं है, आज तक इसकी व्याख्या हुई नहीं है, ये किसी के पास डिफाइंड ही नहीं है, उसको लेके जा सकते हो। दूसरा लिख लीजिए, इसके बगल में लिख लीजिए अनुच्छेद 133 एंड 134 मामले में, इन मामलों में अपील कर सकते हो, अपील, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है या तो अपील के माध्यम से जाओ या रिट के माध्यम से जाओ, ठीक है। अब देख लो, ध्यान दो, इधर आपस में डिस्कशन बाद में करते हैं, ठीक है।
अब कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ, तुम्हारी कुर्सी बाहर ही डलवा देता हूँ मैं। और तुम बताओ बच्चों बहनों, इधर से जाओ, रक्षाबंधन से जस्ट 2 दिन पहले, है ना? हाँ बिल्कुल, चरण कह रहे, चरण कोई बात नहीं बेटा, राखी डाक द्वारा पहुंचाने का काम मैं बहुत अच्छा करता हूँ। चलो हो गया, SLP लिख लिया। अब हाई कोर्ट का समझो, हाई कोर्ट। अब देखो हाई कोर्ट का क्या होता है समझ लो। जब भी जमीन संबंधी या संपत्ति वाद होते हैं तो समझना, इसमें आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, आपके पूछेगा पापा जानते होंगे, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। बेटा जमीन का जो मैटर होता है ना, वो किसी न्यायालय में कैसे दाखिल होता है? ऐसे दाखिल होता है कि इस अभ्युदय के इस क्लासरूम की मान के चलो वैल्यू है 25 लाख रुपए। तो बेटा क्या होता है कि ये जितने भी कोर्ट बने हुए होते हैं इनकी लिमिट होती है कि ये मामला देखेगी 8 लाख तक, ये देखेगा 25 लाख तक, ये देखेगा 1 करोड़ या उससे ऊपर। हाई कोर्ट दे सकता है कितनी भी संपत्ति हो, इनफाइनाइट। तो बेटा आप जितना रुपया तुम्हारा जैसा हो रहा है उस कोर्ट में तुम दाखिल करो, समझ गए बात? इसलिए आपने देखा होगा जमीन के जो विवाद होते हैं उनके लिए कोर्ट अलग होती है, क्रिमिनल मैटर में भी अलग होते हैं, लेकिन जो जमीन के विवाद होते हैं बेसिकली वो किस पे निर्भर होते हैं? रुपए पे। तो याद रखना, हाई कोर्ट में तुम सिविल मैटर में डायरेक्टली जा सकते हो, लेकिन क्रिमिनल मैटर में डायरेक्टली नहीं जा सकते। नहीं डिफाइन है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में अपने यहाँ यूपी में नहीं है, लेकिन MP में डिफाइन है 50 लाख, कई जगह डिफाइन है। बेटा लिखो, ये चीज लिखो, न्याय क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल है नहीं है, लेकिन आप बाद में लिख सकते हो, SLP लिख सकते हो, फंडामेंटल राइट लिख सकते हो। हाई कोर्ट का है यस, ओनली इन सिविल मैटर, ठीक है? लो अगला लिख लो। हाँ वो भी अपवाद है अनुच्छेद 131 में। और बताओ बेटा अगला लिखिए, अगले क्वेश्चन को लिखिए, अपील। अपील 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 करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में है सर? है, मैंने अभी आपको बताया 133 134 बताया था, ये भी लिख लो 132। हाई कोर्ट के पास में बिकॉज नहीं, इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल बनाई नहीं है, क्योंकि तुम जिला न्यायालय में फेल होने के बाद ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट। मतलब आपको निचली अदालत में फांसी की सजा हो जाए किसी व्यक्ति को तो अपने आप अपील खुल जाती है उच्च न्यायालय में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब तक कि इनमें से कोई अनुच्छेद की घटना ना हो अपील भी नहीं हो सकती। ये जुडिशियल ज्यादा है ना सारा, लेकिन ये UPSC के हिसाब से रेलिवेंट है, सिलेबस में लक्ष्मीकांत में है, तो मुझे तो ये पढ़ाना ही है आपको। जो लक्ष्मीकांत में नहीं है वो मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि फिर UPSC से अलग चली जाती चीजें, ठीक है? बेटा रिट लिख लो, रिट। अच्छा, रिट की शक्ति हाई कोर्ट की ज्यादा बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा बड़ी है? गलत, बड़ी नहीं है सर, उसकी जो रिट है वो ज्यादा वाइडर है। अंतर समझना, अंतर यह है कि रिट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बराबर है, परंतु हाई कोर्ट चुनाव संबंधी एवं अन्य संबंधी वाद की भी याचिकाएं देख सकती है, इलेक्शन पिटीशन भी देख सकती है। मैं ठीक है आसान कर दे रहा हूँ। रिट का लिख लो बेटा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में रिट का फंक्शन होता है सिर्फ मौलिक अधिकार के केस में, लेकिन शक्तियां किसकी ज्यादा ब्रॉड है, वाइडर है? हाई कोर्ट की। क्यों सर? क्योंकि हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकार भी देखता है, अन्य भी देखता है। अन्य कैसे देखता है सर? इलेक्शन के मामले। सर एग्जाम्पल दे दीजिए तो इंदिरा गांधी जी और राजनारायण जी का केस जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही गया था चुनाव याचिका के माध्यम से। कोई दिक्कत? अब तो कंफ्यूजन नहीं है, तो अपना काम करो, ठीक है? देखो टीचर का फर्ज है, क्या SSC क्या UPSC हर जगह पढ़ाना चाहिए उसको, है ना? और खासकर अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हो उनको तो अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। चलो उनके मानक ये लो, उनके मानक ये अच्छे बच्चों के मानक है, जैसे अरुण हो गया, जैसे कृष्णपाल हो गया, ठीक है? जैसे क्लास के अंदर सारी लड़कियां हो गई, सारे लड़के हो गए, अब तुम देख लो कि तुम इन दोनों उपाधियों में होगी नहीं, ठीक है? चलो देखो बेटा, एडवाइजरी देखो, सलाहकारी। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अगर कोई भी सवाल पूछते हैं, बताइए कृष्णपाल जी, राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा मुझे बताओ अनुच्छेद 72 क्या कहता है, मुझे क्षमा याचना वाली शक्तियां जाननी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उत्तर देने में? बाध्य है कि नहीं? बताओ कितने बच्चे बताएंगे? याद रखना बेटा 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 बेटा, मैं बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं। ये उसके पीछे कारण है। कभी भी राष्ट्रपति कोई भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता है, तो मैं कृष्णपाल का भी उत्तर दे दे रहा हूं, किन कंडीशन में बाध्य है? यदि वो संविधान से पूर्व लिखे किसी अनुच्छेद पे हो या संविधान से पूर्व वर्णित विधि पर हो, तब बाध्य है।
लेकिन जो 1950 में संविधान लागू कर दिया उसके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। दूसरी चीज, सर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दे दिया, क्या ये राष्ट्रपति पर बाध्य है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दिए हुए उत्तर से भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनुच्छेद 72 के अंदर आप किसी के मृत्यु दंड की माफी नहीं कर सकते, तो राष्ट्रपति कहेगा मुझे तुमसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे सिर्फ एडवाइस मांगी थी, तुमने उत्तर दे दिया, ये मेरे ऊपर है कि मैं मानूं या ना मानूं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, सेकंड वाले केस में मतलब पुराने वाले में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें भी बाध्यकारी नहीं होगा, उसमें बाध्यकारी सुप्रीम कोर्ट का उत्तर नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति का पूछा हुआ प्रश्न होगा। ठीक, अब दूसरी चीज, अब तुम्हें लगता होगा हाई कोर्ट के राज्यपाल कोई प्रश्न पूछे हाई कोर्ट के जज से तो उत्तर बताना बाध्यकारी है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट का तो कहीं से कहीं तक भी बाध्यकारी नहीं है, इसका बेचारे का तो अनुच्छेद तब भी लिखा होगा, उसका तो कोई अनुच्छेद भी नहीं लिखा है, जो कुछ पता चल जाए। ठीक, वेल, अब ये ध्यान रखना, ये लास्ट आर्टिकल है, फिर न्यायिक सक्रियता पे आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा हाई कोर्ट सिविल, इससे ज्यादा हाई कोर्ट यूपीएससी के बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वरना हाई कोर्ट के अंदर पावर का डिमार्केशन कैसे होता है, सिविल क्या होती है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये सब के वैसे क्षेत्र हो जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। इसके अंदर पूरी प्रणाली चलती है जो जजेस के एग्जाम में जरूरी होती है। ठीक है, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कैसे होती है, जिला जज की नियुक्ति एक पेपर निकाल के होती है जिसे एचजीएस एग्जाम बोलते हैं, जिसमें 7 साल की वकालत अनिवार्य है। यानी अगर मैं पीसीएसजे नहीं बन पाऊं तो मेरी वकालत 7 साल हो जाएगी, तो सीधे बन जाऊंगा उससे भी बड़े पोस्ट पे एडीजे, यानी जितनी आपकी उम्र होती जा रही है उतना आप लाभ ले। और एडीजे भारत में ऐसा पद है जो डीएम तो छोड़ो, जो किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता है। सो इसका हाई कोर्ट से जरूर कंफर्मिटी लेनी पड़ती है, परंतु एडीजे किसी को भी कह सकता है टू बी हैंग टिल देन। तो इस पद पर जाने के लिए नॉलेज भी अच्छी चाहिए, 7 साल की वकालत भी चाहिए होती है। और जो नीचे तबके के जज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो पीसीएसजे का एग्जाम निकाल के बनते हैं बेटा। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, जो कि एग्जाम मैं देता हूँ, इसके लिए कोई वकालत नहीं अनिवार्य होती है, बस आप ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए। भाई भतीजा बात चलेगा ही नहीं, पेपर निकालो, आयोग का इंटरव्यू लिया मैंने, उस इंटरव्यू के अंदर कोई धांधलेबाजी नहीं है, बस वो लोग कॉपी गलत कर गए, वो लोग 2 से 50 कॉपियां उन्होंने जो है वो सही जगह नहीं रख पाए। ठीक है, वो सही जगह नहीं रखता है, आयोग से गलती नहीं हुई, ह्यूमन मिस्टेक हो गई, यही बोला था उन्होंने अखबार में, हमसे भी ह्यूमन मिस्टेक हो गई, सब आयोग के सदस्य चोर है, अरे सॉरी गलती से निकल गया ह्यूमन मिस्टेक। बेटा आयोग को समझना चाहिए, तुम किसे समझा रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, आजकल के बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो भैया, इस प्रश्न का उत्तर दे दो ताकि तुम्हें मजा आ जाए। दिख रहा है प्रश्न पीछे, दिख ही रहा है। इधर देखो, इधर प्रश्न इधर है, चरण इधर है प्रश्न, दिख नहीं रहा, कोई बात, इधर जाओगे। चलो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में बताइएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाई कोर्ट के जजेस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रश्न पढ़ लिया। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, किया जाता है। उनके पास 15 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए? नहीं सर, 10 वर्ष तक। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट देख लो। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि के आधार पर निष्कासित किया जा सकता है? बताओ, चौथा पॉइंट भी पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं ये कह क्या रहा है। चौथा पॉइंट पढ़िए जरा। गलत है, तो बेटा यही वाला सही। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूं रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सर क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि बेटा कंप्यूटर में एक बटन होता है Ctrl+C और उसके बाद दबाते हैं Ctrl+V, इसे बोलते हैं कॉपी, उसे बोलते हैं पेस्ट। मार लो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का डिट्टो हटाने का तरीका यहाँ पर आ जाता है। सेम पैनल बनता है, सेम लोग बैठते हैं, सेम जजेस इंक्वायरी एक्ट होता है, लोकसभा में 100 लोग, राज्यसभा में 50 लोग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, पूर्ण बहुमत। इसके बाद भी अंतिम रूप से हटाने के बाद भी क्या होती है? न्यायिक समीक्षा। डिट्टो उसको कॉपी पेस्ट मार लो, इसीलिए ये प्रश्न मैंने डाला। क्या लिखा इसका उत्तर? एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से उसी आधार पर निष्कासित। कौन से आधार? 2। पहला संविधान का उल्लंघन, दूसरा असक्षम हो जाना।
अब समझ गए, इससे ज्यादा हाई कोर्ट में तुम्हें और बोर्ड में नहीं कर सकता, क्योंकि ये जुडिशरी का टॉपिक हो जाएगा फिर। हाँ हाई कोर्ट का जो वो है, हाँ कौन है? संसद में कैसे ले जाएंगे? हाई कोर्ट के जज को संसद में कैसे ले जाएंगे बेटा? प्रस्ताव बना के। नहीं, प्रस्ताव तो करिए, लेकिन अगर नियुक्ति कौन कर रहा है? बस खत्म बात। राष्ट्रपति जो नियुक्ति कर रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो कि हम उसका बिल विधानसभा में क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे, संसद में क्यों करेंगे? तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हाई कोर्ट का मतलब राज्य सरकार के अधीन होना नहीं होता। जब उस पर राज्य सरकार की चलती नहीं है तो राज्य सरकार की विधानसभा के नियम कैसे चल जाएंगे? जो लोकसभा बैठे हैं वो सब एक ही राज्य में थोड़ी बैठे हैं। आपकी बात ठीक है, इसी बिल दोनों जगह ले जाएंगे ना, फिर हम राज्यसभा भी तो ले जाएंगे। चलो समझ गए, अब आगे बढ़े। चलो भैया हेडिंग डालो, PIL लिखो। हाँ कौन सी भाषा में बोले हो? चलो लिखो बेटा, हेडिंग डालो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब तुम्हें इसमें मजा आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है? अरे IPS कौन कह रहा भैया? PIL की बात हो रही है। IPL देखना है तुम्हें, इससे जानकारी साझा हो रही है, क्या देखना चाह रहे हो? चलो भैया लिखते हैं PIL, ठीक है? इसको नजर लग गई है और कुछ नहीं हुआ। हाँ पूछो क्या आएगा? हाँ हाँ क्या आएगा? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। किस चीज का इशू हो जाता है? समझाना ही तो पड़ेगा, ही तो पता नहीं कौन सी भाषा में कौन सा हिंदी प्रश्न पूछ रहा। देखो इधर, चलो भाई बाद में तुम पूछ लेना बेटा, नहीं आया तो रात में सही से सो जाना, टाइम से उत्तर आ जाएगा। चलो बेटा देखो, डालो हेडिंग डालो, लिखो भैया PIL, ठीक है? जनहित। लोक लिख दो चाहे जन लिख दो, एक ही बात होती है। इसकी हेडिंग डालो याचिका, ठीक है? समझना, डाल दी हेडिंग। तो भैया हुआ ये कि एक दिन अरुण जो है वो गए नेपाल घूमने, नेपाल, ठीक है? एक दिन अरुण नेपाल घूमने गया। अरुण ने देखा नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे, ये नन्हे नन्हे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, ठीक है? ये अरुण के पास आए, बोले सर हमें इंडिया ले चलो। इंडिया नहीं बेटा, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, समझो। मजाक अपनी जगह, PIL मिस हो जाएगा, बाद में हंसना। इन्होंने कहा सर हमें ले चलो इंडिया। तो अरुण ने कहा क्यों? बोली यहाँ पर हमसे कराया जाता है बाल श्रम एवं मजदूरी, बाल श्रम एवं मजदूरी। अब ध्यान से सुनना, अरुण ये ख्याल लेके नेपाल से वापस आ गया इंडिया में। अब इंडिया में अरुण वापस आया तो इंडिया के अंदर एक होटल पे अरुण चाय पीने रुका। तो अरुण ने फिर देखा चाइल्ड लेबर, बच्चे, ठीक? ये रहे अरुण। और अरुण ने बच्चों से पूछा कि तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा यहाँ हम काम करेंगे क्योंकि अनुच्छेद 23 में बोला है कि अपने पिताजी के घर में सहयोग कर सकते हो, ये हमारा खुद का बिजनेस है। समझना बात को, जब भी आप कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा विधि क्या है। मैंने क्यों बताया? क्योंकि कई जगह चाइल्ड लेबर चलती है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश में उठा के PIL डाल दो। PIL की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि PIL हमेशा उस मुद्दे पे डाली जाएगी जो कहाँ होता है, विद इन इंडिया। बात आई समझ में? सबसे पहली चीज क्लियर हो गई। अब समझना बात में, ये जो बच्चे थे जो अरुण के सामने इंडिया में चाइल्ड लेबर कर रहे थे, ये क्या अरुण के अपने बच्चे थे? नहीं सर, अरुण के अपने बच्चे नहीं थे सर। अरुण तो यहाँ रहता है सर, इस जगह पे, ये गैस चौराहे के पास में सर, अरुण यहाँ रहता है, ठीक? ये बच्चे कहीं और रहते हैं। लेकिन अरुण को इन बच्चों की पीड़ा देख के बड़ा दुख हुआ। बोले ओ माय गॉड, पुअर चिल्ड्रन, ठीक है, वर्किंग फॉर अमाउंट, जो भी इन्हें सोचा हो भैया ब्रिटिश इंडिया। तो इन्होंने ये सोचा कि ये गरीब बच्चों के पेट पालने के लिए ये लोग
इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परंतु देश में एक दुख है, वो समस्या ये है बेटा कि भारत में चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध है, समझना, ठीक है। अब ये कितना भी झूठ बोल लेंगे, हमारा व्यापार है। अरुण ने बिना, जबकि अरुण का कोई कनेक्शन नहीं था, समझ लेना टॉपिक एक एक लाइन। अस्मित इधर देखो, इधर अरुण का बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं था, उसके बावजूद भी अरुण सुप्रीम कोर्ट के इन पे बिहाफ पर जो केस फाइल कर सकते हैं उसे कहते हैं PIL। नाम लिखो, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। बेटा ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट के बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति कभी भी, एग्जांपल दूं, आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में आपको दिखेगा कि प्रोस्टिट्यूशन होता है, आप चाहो तो उनको, क्योंकि वो सोसाइटी का भाग है और सोसाइटी में एक बड़े इंटरेस्ट को कैरी करते हैं, आप उनके लेकर के PIL डाल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसकी याचिका डाल दो। आजकल बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे, डाल दो। अभी मौका है, कोचिंग सेंटर की जो बेसमेंट में बनी है उसकी जांच कराओ, उसके लिए PIL डाल दो। याद रखना, PIL डालने की शर्त नंबर 1 ये है, जरूरी नहीं जब तक तुम पे खुद पे ना बीती हो। सारी इस समय गाय ओपनली घूम रही है, एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, PIL डाल सकते हो कि भैया ये जो गाय इधर उधर घूम रही है, अब चाहे उसमें तुम्हारी गाय हो या तुमने जीवन में कभी गाय ना पाली हो। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि बाद आपसे संबंधित हो, इसी को कहते हैं PIL। अब समझना भारत में PIL का जन्म हुआ कैसे, तो ऐसे हुआ, बिहार राज्य है, ठीक है, देखना बिहार राज्य के अंदर एक जेल है बेटा, इस जेल के अंदर कैदी बंद थी और कैदियों के साथ में एक समस्या होती है कि 3 प्रकार के कैदी होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने अपराध किया, एक वो होते हैं जिन्होंने अपराध किया भी था, सिद्ध भी हो गया, एक वो होते हैं ना तो जिन्होंने अपराध करा ना सिद्ध हुआ। क्या इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अपराधी को जेल में डालो, बताओ सर। इसे तो हम रखेंगे जब तक ये ना बन जाए, लेकिन सर इसको तो बिल्कुल ही रखना पाप है। तो बेटा हुआ ये, एक एडवोकेट थी, उन्हीं का नाम तो मैं पढ़वाना जा रहा हूं, ये लो, ये पढ़ लो। बात 1978 की है, नाम था कपिला हिंगारानी, लिख लो। कल को आएगा भारत में PIL केस की सबसे पहली एडवोकेट जनक कौन थी, तो भैया नाम है कपिला हिंगारानी, लिखना। 1978 की बात है, ये बिहार पहुंची, ऐसी ही इन्हें एक कैदी मिली जिस कैदी का नाम था हुसैनारा खातून। क्या नाम था कैदी का बेटा, हुसैनारा खातून। ये आती थी कैटेगरी 3 की कैदी। सर कैटेगरी 3 की मतलब ना तो अपराध सिद्ध हुआ था और ना तो अपराध को लेकर के कोई सजा इसे काटनी चाहिए थी, पर फिर भी पता है मैडम कितने साल से जेल में थी, 30 साल से। इन्होंने बेल इसलिए नहीं मांगी जो इन्होंने पूछा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसके पास पैसे ही नहीं थे, कोई नॉलेज ही नहीं थी, कुछ नहीं था, ना कोई लॉयर उसके साथ था। इतनी ज्यादा केयरलेसनेस थी बिहार सरकार के अंदर कि बिहार सरकार ऐसे कैदियों को जान पूछ के रखी हुई थी जिनके पास कुछ पैसा तक नहीं था, वो अपने केस को आगे जाकर के छुड़ा नहीं सकते थे। बेटा जब कपिला हिंगरानी ने इस पर जांच करी और ये मामला मूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL डाल के, तो मुबारक हो। पता है बिहार से कितने कैदी छूटे थे, 40,000 कैदी, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे जेल में थे कि मजिस्ट्रेट ने उठा के अंदर डाल दिया, पुलिस ने उठा के अंदर डाल दिया। उसके बाद ये जो पूछ रही है वो बात बिल्कुल ठीक है, इसके बाद सर कार्रवाई की होगी, बिल्कुल कार्रवाई हुई थी बेटा। इसके बाद ये हुआ था कि बिहार की जो सरकार थी उस सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस पहुंचा था, यानी कि न्यायालय की अवमानना का। लेकिन सरकार तो सरकार है, उसने दिखा दिया कि भैया 50 काम होते हैं, इसमें गलती अटर्नी की थी, इसकी थी, जो आपका राजकीय अधिवक्ता होता है उसकी गलती थी, तो सरकार का तो कुछ बिगड़ा नहीं। जैसे महाधिवक्ता है, आपको पता है अटॉर्नी जनरल पूरे भारत में होता है आर्टिकल 76 में, ऐसे राज्यों के पास भी होते हैं अपने अपने अधिवक्ता। तो बेटा याद रखना इस केस के बाद में, अब इसमें यहाँ पर एक चीज डेवलप हुई थी, वो समझना कि मैडम कपिला जो थी उन्हें ये बात पता कैसे चली। तो बेटा ये जो महिला थी, इस महिला की कई सारी स्टोरी चिट्ठी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाती रहती थी। जैसे आप मिलने, उसने कहा हमारी एक चिट्ठी लिख दो, सुप्रीम कोर्ट भिजवा दो, तो कई सारी चिट्ठियां पहुंच रही थी सुप्रीम कोर्ट। और बेटा मुबारक हो, इनमें से किसी एक चिट्ठी को ट्रीट कर लिया था जस्टिस PN भगवती ने, और PN भगवती ने उस चिट्ठी को बोला गया एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन। इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि किस जज ने चिट्ठी को PIL में परिवर्तित कर दिया, उनका नाम था PN
भगवती पीएन भगवती ने इस महिला की चिट्ठी को पढ़ा और उसे पीआईएल ट्रीट कर दिया। इधर कपिला हिंगरानी ने उसी चिट्ठी के बेसिस पे केस फाइल करा, वही पीआईएल डाली दी थी। तो उसकी सुनवाई जब हुई तो 40,000 लोग जेल से रिहा हो गए। ये नाम बहुत ही लैंडमार्क केस है, हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार राज्य। ये है पीआईएल का भारत में कह सकते हो पहला केस। अब आई पीआईएल की ताकत समझे। क्या हुसैनारा खातून खुद जेल में बंद थी? नहीं ना, तब भी किसी के बिहाफ पे। तो बेटा ये बड़ा पॉपुलर केस था। इस केस को बोला जाता है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1978 का केस। साल याद रखना, ठीक बेटा। और चीज देख लीजिए, 40,000 से ज्यादा लोग छूट गए, बिहार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा हुई और इसके बाद में बाढ़ सी आ गई। और जो अरुण ने स्टार्टिंग में पूछा था, अरुण पढ़ लो, इसी केस में बोला गया राइट टू स्पीडी ट्रायल। अगर आपसे पूछा जाए किस केस में बोला गया कि हमारे जो क्या कहते हैं न्यायिक प्रक्रिया है, जेल में बंद है कोई व्यक्ति, तेजी से मामले की सुनवाई हो, वो इसी केस में बोला गया था हुसैनारा खातून में। इसी केस में बोला गया था राइट टू स्पीडी ट्रायल। कल भी सब लोग 10 मिनट पहले ही आना है 9 बजने में। उसके पीछे कारण है थोड़ा ज्यादा कंटेंट भी कवर हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है और मुझे दौड़ना भी पड़ना है आज। ठीक, तीनों कारण। ये चीज नोटिस हुई, लिखी लिख ली, कोई दिक्कत है यहाँ पर? हुसैनारा खातून वाला हो गया। ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपको पीआईएल नहीं पढ़नी, बस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। एक दिन पूजा ने फेक पीआईएल डाल दी। कैसे? पूजा के घर के, जो पूजा हॉस्टल में रहती है उसके पीछे एक बिल्डिंग बन रही थी। तो पूजा ने कहा वो पैसा कमाने का मौका, इन्होंने सरकार को पीआईएल लिख दी, ये जो बिल्डिंग है इससे मेरे घर का हवा पानी बंद हो रहा है, इससे इतनी ज्यादा आवाज आती है, इसमें जो क्रांकीट रोड़ा पत्थर जो भी लगा रहे हैं ये 3rd क्वालिटी का लगा रहे हैं, इससे कुछ हुआ नहीं, उस बेचारे का काम सफर हो गया। क्योंकि कोर्ट क्या करता है, स्टे लगा देता है। अब ये गई ठेकेदार के पास, बोली ऐसा 25 लाख रुपया तो 1 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हो, मैं पीआईएल वापस ले लूंगी। तो बेटा ऐसे अपराध बढ़ने लगे थे, इसलिए मजबूरी में पता है सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा? लो ये करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट स्लैब्स ₹10 लाख फाइन ऑन पीआईएल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जी मामले की जनहित याचिका लाओगे मैं अतः जुर्माना लगा दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम कर दिया। तो ये याद रखना कि पीआईएल को लोग कहने लगे थे प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी निजी हित याचिका, जनहित याचिका से। और भी लैंडमार्क केस है, ऑयल रिफाइनरी आगरा की, ताजमहल जो है उसका रंग संगमरमर का पीला पड़ने लगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो ना संगमरमर, गाना है ना ऐसे करके। तो भैया आगरा के ताजमहल ने ये कहा कि हमें बचा लो। तो जितनी ऑयल रिफाइनरी थी, एक व्यक्ति ने पीआईएल डाली, पीआईएल की वजह से जितनी जो फैक्ट्रियां लगी थी आसपास के क्षेत्र में सब रोक दी गई, सब शहर से बाहर कर दी गई। पावर ऑफ पीआईएल। एमसी मेहता ने 14,000 बच्चों का जीवन बताया। शिवपुरी नाम की जगह तमिलनाडु में छोटे छोटे बच्चे बारूद की फैक्ट्री में बारूद बनाते थे, उन्होंने पीआईएल डाली, सारे बच्चों को जबरन बाल श्रम के अपराध का दोषी पाया गया जो करवा रहा था एम्प्लॉयमेंट, और बच्चों को निकाल दिया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इतनी बड़ी घटनाएं हैं जिनको पीआईएल से उजागर किया गया।